Hello students, today is the next lecture, that is fourth lecture of chemical reactions and equations. अब तक जो 3 लेक्चर हमने पढ़े हैं उन 3 लेक्चर में हमने देखा कि जो केमिकल रिएक्शन होती है वो क्या होती है, कैसे एग्जांपल्स हमने पढ़े केमिकल रिएक्शन के हमारे डेली लाइफ से, और किस तरीके से हमें इंडिकेशन मिलता है किसी केमिकल चेंज का, केमिकल रिएक्शन का, और टाइप्स के बारे में पढ़ा हमने केमिकल रिएक्शन के कुछ, ठीक है। साथ ही साथ हमने बैलेंसिंग के बारे में पढ़ा केमिकल रिएक्शंस की, ओके। केमिकल इक्वेशन, वर्ड इक्वेशन, स्केलेटल इक्वेशन, ये सब कुछ हम पढ़ चुके हैं। और अब हम लास्ट लेक्चर में, प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था कि टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, और उसमें हमने कॉम्बिनेशन और डीकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ लिए थे। डीकम्पोजिशन के 3 टाइप आपको बताए थे, कौन कौन से? थर्मोलाइसिस, जिसको हम थर्मल डीकम्पोजिशन भी बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस, जिसको हम इलेक्ट्रिकल डीकम्पोजिशन भी बोलते हैं, और फोटोलाइसिस, जिसको हम फोटोकेमिकल डीकम्पोजिशन भी बोलते हैं। आज हम नेक्स्ट टाइप पढ़ेंगे जिसमें हम डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए एक्टिविटी के बारे में मेटल्स की, कि कौन सी मेटल ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन सी मेटल कम रिएक्टिव है। तो हम पढ़ते हैं सबसे पहले रिएक्टिविटी सीरीज़ ऑफ मेटल्स, मेटल्स की रिएक्टिविटी सीरीज़ के बारे में। देखो सीरीज़ क्या होती है? जो कॉन्टीन्यूस चली आ रही है, वन के बाद वन, मतलब वन फिर देन अनदर अनदर, मतलब कॉन्टीन्यूस एक पैटर्न में जो चीज़ होती है उसको हम सीरीज़ कंसिडर कर सकते हैं। सो व्हाट इज़ रिएक्टिविटी सीरीज़? रिएक्टिविटी सीरीज़ ऑफ मेटल्स इज़ अ सीरीज़ in which the metals are arranged in the decreasing order of their reactivity। जब मेटल्स को उनकी रिएक्टिविटी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया जाता है तो जो सीरीज़ बनती है उस सीरीज़ को कहा जाता है रिएक्टिविटी सीरीज़ ऑफ मेटल्स। आई रिपीट, व्हाट इज़ द रिएक्टिविटी सीरीज़ ऑफ मेटल? रिएक्टिविटी सीरीज़ ऑफ मेटल इज़ अ सीरीज़ in which the metals are arranged in the decreasing order of their reactivity। जब metals को उनके reactivity के decreasing order में arrange किया जाता है तो जो वो arrangement बनती है, series बनती है, उस series को कहा जाता है reactivity series of metals। अब जो आपके सामने रिएक्टिविटी सीरीज़ है इसको ध्यान से देखो। पोटाशियम, देन सोडियम, देन कैल्शियम, देन मैग्नीशियम, देन एल्यूमिनियम, देन जिंक, then iron, tin, lead, and then hydrogen, then copper, mercury, silver and gold, and then platinum आएगा। ओके तो ये सीरीज़ किस तरीके से है कि जैसे जैसे हम नीचे की तरफ जा रहे हैं तो मेटल्स की रिएक्टिविटी डिक्रीज़ होती जा रही है। मतलब सबसे ऊपर अगर हम देखेंगे बिल्कुल अपर मोस्ट, तो वहाँ पे क्या होगा? मोस्ट रिएक्टिव मेटल होंगी, जो भी मेटल लिखेंगे वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स हैं। और जैसे हम नीचे की तरफ जा रहे हैं तो रिएक्टिविटी डिक्रीज़ करेगी, और लास्ट में हम गोल्ड, प्लेटिनम लिखेंगे तो वो लीस्ट रिएक्टिव मेटल आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम सीरीज़ को देखकर कह सकते हैं जो पोटाशियम है वो मोस्ट रिएक्टिव मेटल है, और सबसे कम रिएक्टिव मेटल जो है वो प्लेटिनम आएगा, जो गोल्ड के बाद आएगा, वो लीस्ट रिएक्टिव मेटल है। जैसे गोल्ड है, प्लेटिनम है, ये लीस्ट रिएक्टिव मेटल हैं, तो इनको कई बार हम नोबल मेटल्स भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? नोबल मेटल। नोबल मेटल कौन से होते हैं? जो रिएक्ट नहीं करते हैं या बहुत ही कम रिएक्ट करते हैं, वेरी लीस्ट रिएक्टिव जो होते हैं उनको हम बोलते हैं नोबल मेटल्स। तो नोबल मेटल का एग्जाम्पल अगर पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे? गोल्ड, प्लेटिनम, दीज आर द एग्जाम्पल्स फॉर नोबल मेटल्स। ओके, इस रिएक्टिविटी सीरीज से हमें समझ में क्या आ रहा है कि पोटाशियम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, उससे थोड़ा सा कम रिएक्टिव सोडियम है, उससे थोड़ा सा कम रिएक्टिव कैल्शियम, एंड देन उससे कम मैग्नीशियम, उससे कम एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम से कम जो है जिंक रिएक्टिव है, और जिंक से कम जो आयरन है, आयरन से कम टिन है, टिन से कम लेड है, और उसके बाद हाइड्रोजन शो किया गया, उससे नीचे जो है कॉपर है, कॉपर से कम रिएक्टिव मरकरी है, मरकरी से कम रिएक्टिव सिल्वर, सिल्वर से कम रिएक्टिव गोल्ड, एंड गोल्ड से कम रिएक्टिव प्लेटिनम है। तो इसका मतलब ये समझ में आ रहा है कि जो ऊपर लिखा जा रहा है वो ज़्यादा रिएक्टिव है, जो नीचे लिखा जा रहा है वो कम रिएक्टिव है। बीच में जो हाइड्रोजन है वो एक नॉन मेटल शो किया गया, उसको ब्रैकेट में रिप्रेजेंट किया गया है। जो हाइड्रोजन से ऊपर लिखे गए हैं वो हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है, जो हाइड्रोजन से नीचे लिखे गए हैं वो हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव है। इसका एक एप्लीकेशन क्या रहेगा कि हाइड्रोजन को ऐसे ब्रैकेट में क्यों दिखाया गया है। और हाइड्रोजन देखो, सबसे पहले तो ये मेटल्स की सीरीज़ है, तो हाइड्रोजन एक नॉन मेटल है, एक तो इस चीज़ के लिए। दूसरा ये सेपरेट करता है कि जो हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव और हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव हैं। तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे आता है कि जब हम इनमें से किसी भी मेटल को किसी एसिड के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, लाइक HCl के साथ या H2SO4 के साथ, तो वो मेटल हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेगा या नहीं।
तो मतलब कोई मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेगा या नहीं करेगा, वो हम रिएक्टिविटी सीरीज से बता सकते हैं। अगर वो मेटल जो है हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव होगा तो वो एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेगा, और अगर वो हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव होगा तो वो एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस लिबरेट नहीं करेगा। मतलब जो सोडियम है, पोटाशियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, लेड, अगर इनको हम एसिड के साथ लाइक HCl या फिर H2SO4 के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो वो हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेंगे। वहाँ पे कौन सी गैस निकलेगी? हाइड्रोजन गैस, H2 गैस लिबरेट होगी, निकलेगी, रिलीज होगी। लेकिन अगर हम वही HCl या फिर H2SO4 को कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम इनके साथ अगर रिएक्ट करवाते हैं तो वहाँ पे कोई हाइड्रोजन गैस लिबरेट नहीं होगी, वहाँ पे रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि वो ये जो मेटल्स हैं कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, ये हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव हैं। ओके, तो अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि हम इस सीरीज़ को याद किस तरीके से कर सकते हैं, हाउ टू रिमेंबर दिस। इस सीरीज़ को याद करने के लिए आप अपने अपने ट्रिक्स बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो ट्रिक मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, आप वो भी नोट कर सकते हैं या फिर आप अपनी कोई भी ट्रिक बना सकते हैं, नो प्रॉब्लम। मेन पॉइंट क्या है कि हमें ये याद होना चाहिए, क्योंकि अगर ये सीरीज़ हमें याद होगी तो हम आसानी से बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। ओके, तो सीरीज़ को याद करने के लिए नोट करेंगे, पैशन कैन मेक अ जिंदगी इंटरेस्टिंग लाइक क्रेजी MSGP। ओके, आई रिपीट, पैशन can make a जिंदगी इंटरेस्टिंग लाइक क्रेजी MSGP। ओके, पैशन में P है तो P को आप अंडरलाइन करेंगे, और पैशन में S भी आया हुआ है तो S को भी आप अंडरलाइन करेंगे। पैशन, ओके, पैशन से आपने 2 लेटर उठाने हैं, P एंड S। ओके, पैशन के बाद बोला कैन, कैन में आपने CA को अंडरलाइन कर लेना है, और CA मतलब कैल्शियम के लिए है, CA मतलब कैल्शियम के लिए, तो आपने CA को अंडरलाइन करना है। जो पैशन में हमने P अंडरलाइन किया है वो पोटाशियम के लिए, S अंडरलाइन किया है वो सोडियम के लिए। पैशन के बाद कैन, कैन में CA जो हमने अंडरलाइन किया है वो कैल्शियम के लिए है। पैशन कैन मेक, मेक में आपने M को अंडरलाइन कर लेना है। किसको अंडरलाइन करना है? M, और M किसके लिए है? यहाँ पे मैग्नीशियम के लिए है। किसके लिए है? मैग्नीशियम के लिए। तो पैशन कैन मेक, उसके बाद बोला है ए, तो अ में क्या लिखेंगे? अपने अ को अंडरलाइन कर लेना है, वो एल्यूमिनियम को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एल्यूमिनियम को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके बाद पैशन कैन मेक अ जिंदगी, जिंदगी में हमने जेड बोला है, ओके, तो जेड को आपने अंडरलाइन करना है, और जेड रिप्रेजेंट कर रहा है जिंक को। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? जिंक को, जिंदगी। उसके बाद लिखना है इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग में आई है और टी है, इन दोनों को अंडरलाइन करेंगे। आई आयरन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और टी जो टिन को रिप्रेजेंट करेगा। ओके, आई रिपीट, पैशन कैन मेक अ जिंदगी इंटरेस्टिंग, यहाँ तक हो गया। फिर इंटरेस्टिंग में आपने कर लिया ना आई आयरन टी टिन को। उसके बाद लिखना है लाइक, लाइक में आपने एल को अंडरलाइन करना है, और जो एल है वो लेड को रिप्रेजेंट करेगा। किसको रिप्रेजेंट करेगा? लेड को रिप्रेजेंट करेगा। लाइक, उसके बाद आपने ब्रैकेट में हाइड्रोजन डाल लेना है। उसके बाद क्रेजी MSGP, क्रेजी में आपने सी को अंडरलाइन करना है, जो किसको रिप्रेजेंट करेगा? कॉपर को। क्रेजी में सी को अंडरलाइन करेंगे, जो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? कॉपर को, क्रेजी। उसके बाद MSGP, एम किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? मरकरी को। एम किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? मरकरी को। एस किसको रिप्रेजेंट करेगा? अगेन सिल्वर को। उसके बाद जी किसको रिप्रेजेंट करेगा? गोल्ड को। और उसके बाद पी किसको रिप्रेजेंट करेगा? प्लेटिनम को। MSGP, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम। ओके, आई रिपीट द ट्रिक टू रिमेंबर दिस रिएक्टिविटी सीरीज। पैशन कैन मेक अ जिंदगी इंटरेस्टिंग लाइक क्रेजी MSGP। ओके, जो लेटर आपने अंडरलाइन करने हैं वो बता दिए हैं, और वो क्या क्या रिप्रेजेंट करें वो भी बता दिए हैं। पैशन में P और S, P पोटाशियम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, S जो है वो सोडियम को रिप्रेजेंट कर रहा है। कैन में Ca जो कैल्शियम को रिप्रेजेंट करेगा। मेक में M जो मैग्नीशियम को रिप्रेजेंट करेगा। में अपने अंडरलाइन करना जो एल्यूमिनियम को रिप्रेजेंट करेगा। जिंदगी में Z जिंक को रिप्रेजेंट करेगा। इंटरेस्टिंग में INT आई आयरन को रिप्रेजेंट करेगा, और टी टिन को रिप्रेजेंट करेगा। लाइक में L जो लेड को रिप्रेजेंट करेगा। देन आपने हाइड्रोजन ब्रैकेट में लिखना है। देन
क्रेजी में सी जो कॉपर को रिप्रेजेंट करेगा, और MsGp, M मरकरी को रिप्रेजेंट कर रहा है, S सिल्वर को रिप्रेजेंट कर रहा है, G गोल्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, और P प्लेटिनम को रिप्रेजेंट कर रहा है। इन दिस वे यू कैन रिमेंबर दिस होल रिएक्टिविटी सीरीज। आप इस ट्रिक से जो है इस पूरी रिएक्टिविटी सीरीज को याद कर सकते हैं। अब इसको याद करने का फ़ायदा क्या हुआ, एक तो हम समझ पा रहे हैं कि हाइड्रोजन से जो ऊपर लिखे हुए हैं वो एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस लिबरेट कर पाएंगे, और जो हाइड्रोजन से नीचे लिखे हुए हैं वो एसिड के साथ रिएक्ट नहीं कर पाएंगे और हाइड्रोजन गैस लिबरेट नहीं कर पाएंगे। दूसरा, अभी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी, तो हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ते हैं, फिर वहाँ से समझेंगे कि रिएक्टिविटी सीरीज़ का हमें क्या फ़ायदा हुआ है। ओके, तो नेक्स्ट वन इज़ द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन में नेक्स्ट आता है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। व्हाट इज़ द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? देखो, जैसे कि वर्ड रिप्रेजेंट कर रहा है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या होता है? सब्स्टिट्यूट होना, किसी दूसरे की जगह पर कोई दूसरा आ जाना, वो होता है डिस्प्लेसमेंट, सब्स्टिट्यूशन। तो एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है? In a displacement reaction, a more reactive metal displaces or removes a less reactive metal or another element from a compound. कंपाउंड में से क्या करेगी? एक ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट किसी लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस करेगी। आप कह सकते हो ए केमिकल रिएक्शन इन विच अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट और मेटल डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड और फ्रॉम इट्स एक्वस सॉल्यूशन। आप उसके सॉल्ट के सॉल्यूशन में से लेस रिएक्टिव मेटल जो है उसका सॉल्ट का सॉल्यूशन होगा, और उसमें से अगर कोई ज़्यादा रिएक्टिव मेटल के साथ आप रिएक्शन करवाते हो तो वो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल जो है वो लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देगा। ओके, अब एक एग्जांपल से ध्यान से समझेंगे हम। देखो, यहाँ पे लिखा गया जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, इट गिव्स जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। जिंक यहाँ पे सॉलिड है, मेटल है, ओके, प्लस कॉपर सल्फेट, ये एक्वस सॉल्यूशन लिया गया, कॉपर के सॉल्ट का एक्वस सॉल्यूशन है, कॉपर का सॉल्ट है कॉपर सल्फेट, और उसका एक्वस सॉल्यूशन लिया गया है। तो जिंक जो है ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, तो जिंक जो है कॉपर को उसके सॉल्यूशन में से, उसके कंपाउंड में से डिस्प्लेस करेगा और कॉपर की जगह खुद आ जाएगा। देखो, कॉपर सल्फेट से क्या बन गया है? जिंक सल्फेट, और कॉपर अलग से बाहर निकल गया है। तो इस रिएक्शन को देखते ही हमें समझ जाना चाहिए कि ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। जिंक एक मेटल है सॉलिड फॉर्म में, और वो क्या कर रहा है? लेस रिएक्टिव या लीस्ट रिएक्टिव जो मेटल है कॉपर को उसके सॉल्ट के सॉल्यूशन में से डिस्प्लेस कर रहा है, कंपाउंड में से डिस्प्लेस कर रहा है, और जिंक सल्फेट बना रहा है, साथ में कॉपर अलग निकल रहा है। तो इन द अबव रिएक्शन जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, सो जिंक डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट। अब हमें कैसे पता चला जिंक ज़्यादा रिएक्टिव और कॉपर कम रिएक्टिव है? क्योंकि हम क्या पढ़ चुके हैं? रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ चुके हैं। देखो, इसमें जिंक लिखा हुआ है और नीचे हाइड्रोजन के नीचे कॉपर लिखा हुआ है। आयरन से ऊपर जिंक है और हाइड्रोजन से नीचे कॉपर है। तो जो ऊपर लिखे हुए हैं वो ज़्यादा रिएक्टिव है, जो नीचे लिखे हैं वो कम रिएक्टिव है। तो जिंक जो है कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव हुआ, तो जिंक ने कॉपर को क्या कर दिया है? डिस्प्लेस कर दिया है। ओके, सेकेंड वन एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे। यहाँ पे दिया गया है सिल्वर नाइट्रेट का एक्वस सोल्यूशन है, उसमें जिंक मेटल डाली गई है, जिंक सॉलिड फॉर्म में। यहाँ से क्या मिल रहा है हमें? सिल्वर अलग निकल रहा है, साथ में जिंक नाइट्रेट का जो है सॉल्यूशन मिल रहा है। तो यहाँ पे हुआ क्या है? जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है सिल्वर से, तो जिंक ने क्या करा है? सिल्वर को उसके सॉल्यूशन में से, सॉल्ट के सॉल्यूशन में से या फिर कंपाउंड में से कह सकते हो डिस्प्लेस कर दिया है। सिल्वर अलग निकल गया है और जिंक ने जो है सिल्वर की जगह ले ली है, तो इसको हम बोल सकते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। दोबारा देखो, जिंक जो है ज़्यादा रिएक्टिव है किससे? सिल्वर से, तो इसीलिए जिंक ने जो है सिल्वर को डिस्प्लेस कर दिया है। इन द अबव रिएक्शन जिंक इज मोर रिएक्टिव देन सिल्वर, सो जिंक डिस्प्लेसेस सिल्वर फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। आई होप आपको समझ आ गया हो गया कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है। ओके, नेक्स्ट वन इज़ द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। दूसरा एग्जांपल क्या है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का है। देखो, डिस्प्लेसमेंट हम समझ चुके हैं, अब बात आती है डबल डिस्प्लेसमेंट की। तो डबल डिस्प्लेसमेंट, देखो डिस्प्लेसमेंट तो होंगी लेकिन यहाँ पे दो डिस्प्लेसमेंट होंगी। वहाँ पे एक सिंगल डिस्प्लेसमेंट हो रही थी तो उसको कई बार सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी बोल देते हैं। अब यहाँ पे दो डिस्प्लेसमेंट होंगी तो इनको हम बोलेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। वहाँ पे जब हमने सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ली थी तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हमने एक मेटल ली थी सॉलिड फॉर्म में, और दूसरी जो लेस रिएक्टिव मेटल थी उसके सॉल्ट का सॉल्यूशन लिया था, मतलब कंपाउंड फॉर्म में था। यहाँ पे क्या होगा? दोनों के दोनों जो एलिमेंट होंगे उनके सॉल्ट का एक्वस सॉल्यूशन हमने लेना है। दोनों के दोनों सॉल्ट का एक्वस सॉल्यूशन लेना है, और दोनों को जब हम मिलाएंगे तो आयंस का क्या होगा? वहाँ पे इंटरचेंज होगा। क्या होगा? आयंस का इंटरचेंज होगा। तो जो आयंस का इंटरचेंज हो रहा है उसी को हम कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन।
तो यहाँ पे क्या लिखा है, द रिएक्शन इन विच टू डिफरेंट एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स आर डिस्प्लेस्ड बाय अदर एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स, जिसमें दो अलग अलग एटम या फिर ग्रुप जो है एटम के वो डिस्प्लेस किए जाते हैं दूसरे एटम के द्वारा या ग्रुप ऑफ एटम के द्वारा, उनको बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इनडायरेक्टली आप कह सकते हैं कि जिनमें इंटरचेंज होता है आयंस के बीच में, उनको हम बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। दोनों के दोनों सॉल्यूशन होंगे एक्वस फॉर्म में होंगे, दोनों को जैसे आप मिक्स करोगे तो वहाँ पे क्या बनेगा, एक जो प्रोडक्ट बनेंगे, ठीक है, वो कैसे बने हैं, आयंस के इंटरचेंज से बने हैं, तो उनको हम बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एग्जाम्पल से समझते हैं, यहाँ पे दिया गया है बेरियम क्लोराइड BaCl2 एक्वस सोल्यूशन है, प्लस सोडियम सल्फेट Na2SO4, ये भी एक्वस सोल्यूशन है। दो अलग अलग टेस्ट ट्यूब में हमने दो सॉल्यूशन तैयार करने हैं, एक बेरियम क्लोराइड का और एक सोडियम सल्फेट का। तो जैसे ही आप बेरियम क्लोराइड के सॉल्यूशन और सोडियम सल्फेट के सॉल्यूशन को मिक्स करेंगे एक तीसरे बीकर में कह सकते हो या फिर तीसरी टेस्ट ट्यूब में, तो वहाँ पे क्या बनेगा, एक एक्वस सॉल्यूशन बन रहा है और एक सॉलिड मास बन रहा है। ओके, तो दो अलग प्रोडक्ट बनेंगे। देखो पहले बेरियम के साथ क्लोरीन था और सोडियम के साथ सल्फेट था, बाद में जो प्रोडक्ट बना है बेरियम के साथ सल्फेट आ गया और सोडियम के साथ क्या आ गया, क्लोरीन आ गया है। तो आप ध्यान से इस चीज़ को देखेंगे, देखो यहाँ पे बेरियम सल्फेट प्लस NaCl, ये NaCl नीचे लिखा गया है, आप यहाँ लिख सकते हो प्लस NaCl। ओके, तो NaCl का एक्वस सोल्यूशन बन रहा है, बेरियम सल्फेट सॉलिड फॉर्म में आ रहा है। तो यहाँ पे क्या हो गया, देखो बेरियम के साथ पहले ही क्या था, क्लोरीन था, यहाँ पे बेरियम के साथ क्या आ गया है, सल्फेट आ गया है। पहले सोडियम के साथ क्या था, सल्फेट, अब सोडियम के साथ क्या आ गया है, क्लोरीन आ गया। तो आयंस का क्या हो गया है, इंटरचेंज। आयंस का क्या हो गया है, इंटरचेंज। आयंस क्या हो गए हैं, इंटरचेंज हो गए हैं। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, आयंस का इंटरचेंज होता है। ओके, आई होप आपको डबल डिस्प्लेसमेंट भी समझ आ गया होगा। कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। ओके, अब डबल डिस्प्लेसमेंट के कुछ टाइप आते हैं, दो टाइप हम पढ़ेंगे, एक प्रेसिपिटेशन रिएक्शन और एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होती है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन इज ए टाइप ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये भी क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट का ही टाइप है। तो प्रेसिपिटेशन में क्या होता है, देखो प्रेसिपिटेशन मतलब फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, ऐसी रिएक्शन जिसमें क्या होगा, प्रेसिपिटेट फॉर्म होंगे, प्रेसिपिटेट बनेंगे, उनको बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। अब मैंने कह तो दिया है कि प्रेसिपिटेट बनेगा, ये प्रेसिपिटेट क्या होता है वो चीज़ समझेंगे। प्रेसिपिटेट क्या होता है कि देखो जब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आयंस का इंटरचेंज हो रहा है तो वहाँ पे एक तो एक्वस सॉल्यूशन बन रहा है और दूसरा क्या बनेगा, एक सॉलिड मास बनेगा, वो इनसोल्यूबल होगा आपके एक्वस सॉल्यूशन के अंदर। अगर वो एक्वस सॉल्यूशन में इनसोल्यूबल है तभी तो हमें अलग से दिखाई दे रहा है वो सॉलिड मास है, तो उसी सॉलिड मास को कहा जाता है प्रेसिपिटेट। और ऐसी केमिकल रिएक्शन जिनमें प्रेसिपिटेट बनते हैं, प्रेसिपिटेट फॉर्म होते हैं, उनको कहा जाता है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो आपको क्या समझना है कि प्रेसिपिटेट क्या होते हैं, इनसोल्यूबल सॉलिड मास होता है जो आपके सॉल्यूशन में डिसॉल्व नहीं होगा, सोल्यूबल नहीं होगा। So what are precipitation reaction? Precipitation reactions occur when cations and anions in aqueous solution, मतलब ions जो है इंटरचेंज होंगे aqueous solution में to form an insoluble ionic solid, एक insoluble ionic solid बनेगा जिसको हम precipitate बोलेंगे। ओके, रिएक्शन देखो ध्यान से, सिल्वर नाइट्रेट प्लस सोडियम क्लोराइड, सिल्वर नाइट्रेट में सोडियम क्लोराइड मिलाया गया है तो क्या बन रहा है, यहाँ पे सिल्वर क्लोराइड बन रहा है और सोडियम नाइट्रेट बन रहा है। तो सिल्वर क्लोराइड के प्रेसिपिटेट बन रहे हैं और सोडियम नाइट्रेट का सॉल्यूशन बन रहा है। क्लियर है? तो ध्यान से यहाँ पे एक डायग्राम भी दिखाया गया, इस डायग्राम को ध्यान से देखो। हमने एक कंटेनर लिया है, कंटेनर में सिल्वर नाइट्रेट का एक्वस सॉल्यूशन लिया गया है और ऊपर से टेस्ट ट्यूब की हेल्प से सोडियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन डाला जा रहा है। दोनों के दोनों एक्वस सॉल्यूशन है। जैसे सोडियम क्लोराइड के एक्वस सॉल्यूशन को सिल्वर नाइट्रेट के एक्वस सॉल्यूशन में डाला गया है तो यहाँ पे देखो इनसोल्यूबल सॉलिड मास बन रहा है जो अलग से दिखाई दे रहा है, वाइट कलर के प्रेसिपिटेट बनेंगे सिल्वर क्लोराइड के, और जो सॉल्यूशन होगा वो सॉल्यूशन किसका बनेगा, सोडियम नाइट्रेट का। देखो पहले सिल्वर के साथ नाइट्रेट था और सोडियम के साथ क्लोराइड आयन था, अब जो है सिल्वर के साथ क्या आ गया, क्लोराइड आयन आ गया है और सोडियम के साथ क्या आ गया, नाइट्रेट आयन आ गया है। तो मतलब क्या हुआ है, यहाँ पे भी आयंस का इंटरचेंज, मतलब ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है और एक सॉलिड मास बन रहा है तो वो क्या है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है।
आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। ओके, देखो पीछे जो हमने डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की थी, ये भी क्या है, ये भी एग्जांपल आप प्रेसिपिटेशन में डाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बेरियम क्लोराइड एक्वस सॉल्यूशन प्लस सोडियम सल्फेट एक्वस सॉल्यूशन, और इससे क्या बन रहा है, बेरियम सल्फेट का सॉलिड मास बन रहा है, प्लस में NaCl एक्वस सॉल्यूशन। तो जो बेरियम सल्फेट का सॉलिड मास बना है, ये क्या है, प्रेसिपिटेट है। तो यहाँ पे भी प्रेसिपिटेट की क्या हुई है, फॉर्मेशन हुई है। ओके, सो आप इसको भी जो है प्रेसिपिटेशन में डाल सकते हैं। क्लियर? ओके, नेक्स्ट वन इज द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन कौन सी है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। देखो न्यूट्रलाइजेशन को भी नाम से ही समझते हैं, न्यूट्रलाइजेशन मतलब जिसमें न्यूट्रल होगा, क्या होगा, न्यूट्रल होगा। अब न्यूट्रल क्या है यहाँ पे, जब आप एसिड और बेस दोनों को मिक्स करते हैं, एसिड और बेस को मिक्स करेंगे, तो एसिड जो है वो बेस के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करेगा, और बेस जो है वो एसिड के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करेगा। और न्यूट्रलाइज होने के बाद वहाँ पर H पॉजिटिव आयंस और OH नेगेटिव आयंस के बीच में क्या होगा, इंटरचेंज होगा, वो कंबाइन करेंगे, और कंबाइन करके वाटर बनाएंगे, और साथ में सॉल्ट बनता है वहाँ पे। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है, एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। इन द रिएक्शन, इस रिएक्शन में क्या होता है, H पॉजिटिव आयंस एंड OH नेगेटिव आयंस कंबाइन जुड़ते हैं टू फॉर्म वाटर बनाने के लिए, H2O बनाने के लिए और वाटर मॉलिक्यूल्स बनाने के लिए। ए सॉल्ट इज द प्रोडक्ट ऑफ एन एसिड बेस रिएक्शन। सॉल्ट और वाटर जो है एज ए प्रोडक्ट बनते हैं। नीचे एग्जाम्पल दिया गया है, हाइड्रोजन क्लोराइड एसिड लिया, HCl लिया है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस लिया गया है। ये मिलकर के देखो इसमें H पॉजिटिव और इधर से OH नेगेटिव दोनों कंबाइन होंगे और वाटर बनाएंगे, साथ में NaCl जो है सॉल्ट बनेगा। तो यहाँ पे जो NaCl है वो सॉल्ट बन रहा है। जो देखो HCl एसिड है, हमें कैसे पता चला ये एसिड है, NaOH बेस है, हमें कैसे पता ये बेस है। तो एसिड और बेस की पूरी जो नॉलेज है हम सेकंड यूनिट में पढ़ेंगे, सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स जिसका नाम है। तो तब तक के लिए आपने जो है ज़्यादा बॉदर नहीं करना है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, थोड़ा सा, क्योंकि रिएक्शन है ये तो केमिकल रिएक्शन में इसलिए पढ़ाया जा रहा है, तो आपने इसको थोड़ा सा समझना है, एक बार कोशिश करनी है। बाकी जो है अच्छे से क्लियर कब होगा, जब आपको एसिड्स के बारे में पता लग जाएगा, बेसिस के बारे में पता लग जाएगा, सॉल्ट के बारे में पता लग जाएगा। तो वो कब पता लगेगा, जब आप सेकंड चैप्टर को पढ़ लेंगे। ओके, तो ये था न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में। तो एक क्विक रिकैप ले लेते हैं कि टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन हमने क्या क्या पढ़ा। एक तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ा, कॉम्बिनेशन में दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट या फिर इनिशियल सब्सटेंस है कंबाइन करते हैं और एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं। बेटा मिनट, देखो कॉम्बिनेशन रिएक्शन, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या है, दो जो है सब्सटेंस मिलकर के एक नया सब्सटेंस बना रहे हैं, तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या है, एक सब्सटेंस है और वो डिकम्पोज होकर के आपको क्या दे रहा है, दो या दो से ज़्यादा अलग अलग प्रोडक्ट दे रहा है, वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या है, एक आपने मेटल लेना है, दूसरा मतलब मोर रिएक्टिव मेटल और लेस रिएक्टिव मेटल के सॉल्ट का एक्वस सॉल्यूशन लेना है। तो वहाँ पे लेस रिएक्टिव को जो है क्या कर देगा, वहाँ से डिस्प्लेस कर देगा मोर रिएक्टिव, और यहाँ पे क्या बना लेगा, एक अलग से निकल जाएगी आपकी लेस रिएक्टिव मेटल और सॉल्यूशन बन जाएगा। तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर आपने क्या करना है, दो एक्वस सॉल्यूशन लेने हैं, दो अलग अलग एलिमेंट के, उनके बीच में आयंस का इंटरचेंज होगा। जैसे देखो पहले AB है और CD है, बाद में A और D बन रहा है, B और C बन रहा है, तो आयंस का क्या हो गया, इंटरचेंज हो गया। तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। साथ में यहाँ पर एक कंबशन रिएक्शन दिखाई गई। कंबशन रिएक्शन क्या होती है, जब किसी सब्सटेंस को आप ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करते हैं तो वहाँ पे जो है ऑक्साइड्स बनते हैं, तो इसी रिएक्शन को बोला जाता है कंबशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं, कंबशन रिएक्शन। आई होप यहाँ तक के टॉपिक आपको क्लियर हो गए होंगे। और इसके बाद की जो रिएक्शंस रहती हैं लाइक रिडॉक्स रिएक्शन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, उसको हम ध्यान से पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, कोई भी अगर आपको डाउट आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।